हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम सीटेट का पेपर सॉल्व करते हैं। यह पेपर 7 जुलाई 2019 को हुआ था। यह प्राइमरी लेवल का है, कक्षा 1 से 5 तक। सीटेट में 150 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 5 भाग है। पहला भाग है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। उन्हीं 30 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? विकल्प नंबर 1 है समावेशी शिक्षा, विकल्प नंबर 2 है पृथक्करण, विकल्प नंबर 3 है मुख्यधारा शिक्षण, विकल्प नंबर 4 है एकीकृत शिक्षा। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है समावेशी शिक्षण। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षण पर बल देता है। वर्ष 2009 में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया तथा अप्रैल 2010 में इसे लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। डॉट यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। विकल्प नंबर 1 मुख्यधारा शिक्षा, विकल्प नंबर 2 है विशेष शिक्षा, विकल्प नंबर 3 बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, विकल्प नंबर 4 समावेशी शिक्षा। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है समावेशी शिक्षा, विकल्प नंबर 4। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। समावेशी शिक्षा की अवधारणा उस विचारधारा से प्रेरित है जिसमें सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शिक्षक को चाहिए कि विकल्प नंबर 1 वह विशेष संस्कृतियों या समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। विकल्प नंबर 2 है वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करें। विकल्प नंबर 3 है यह संप्रेषित करें कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। विकल्प नंबर 4 है यह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, यह संप्रेषित करें कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका महत्व होती है तथा एक अच्छा शिक्षक कक्ष में ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिससे विविध संस्कृतियों के बच्चों को उनकी संस्कृति को प्रभावित किए बिना सभी बच्चे आपस में एक दूसरे की भावनाओं, भाषा, संस्कृति तथा धर्म का सम्मान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब विकल्प है वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। विकल्प नंबर 2 वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। विकल्प नंबर 3 वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। विकल्प नंबर 4 है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। जो बच्चे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं वे किसी भी विषय को प्रभावी रूप से सीखते हैं, जबकि इसके विपरीत ऐसे बच्चे जो केवल स्कूली शिक्षा पर निर्भर रहते हैं तथा विभिन्न प्रकार की होने वाली गतिविधियों एवं कार्यों में भाग नहीं लेते, वे अपेक्षाकृत प्रभावी तरीके से नहीं सीख पाते हैं। अतः बच्चों को इन कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों को कक्षा में प्रश्न विकल्प है नंबर 1 पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। विकल्प नंबर 2 पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
विकल्प नंबर 3 है पूछने से रोकना चाहिए। विकल्प नंबर 4 है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सही विकल्प बताइए। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास एवं रचनात्मक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों के सोचने की शक्ति को प्रोत्साहित किया जा सके। ऐसा करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को किसी विषय पर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। विकल्प नंबर 1 पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। विकल्प नंबर 2 निर्देश एवं संचालन। विकल्प नंबर 3 अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। विकल्प नंबर 4 है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 कंठस्थीकरण एवं स्मरण। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। कंठस्थीकरण एवं स्मरण अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, जबकि अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया पुनरावृत्ति एवं अभ्यास तथा निर्देश एवं संचालन अधिगम की मुख्य प्रक्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। स्तंभ का स्तंभ खा। स्तंभ का में प्रतिभाशाली, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। दूसरा है अधिगम आसक्तता। स्तंभ ख में मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। स्तंभ क में नंबर 3 सृजनात्मक। स्तंभ ख में आसानी से विचलित होने की आदत है। स्तंभ क में अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यक्रम। स्तंभ ख में शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। सही विकल्प बताइए। इसमें हम सही मिलान करते हैं। नंबर 1 प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली वह प्रतिभाशाली वह बच्चा होता है जैसे शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। अधिगम आसक्तता इसमें है आएगा स्तंभ ख का धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। विकल्प नंबर 3 है सृजनात्मक। सृजनात्मक में आएगा स्तंभ ख में मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। नंबर 4 है अवधान कमी, अति सक्रियता। इसका आएगा स्तंभ ख में आसानी से विचलित होने की आदत। विकल्प नंबर सी में है। विकल्प नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों की गलतियां। विकल्प है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। विकल्प नंबर 2 अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। विकल्प नंबर 3 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। विकल्प नंबर 4 प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में बच्चे विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं, जिनमें से कुछ प्रयोगों में वह सफल तथा कुछ में असफल होते हैं। जिनमें वह असफल होते हैं उसे वह शिक्षक व अपने माता पिता से समझने का प्रयास करते हैं एवं उन गलतियों को दोहराने से बचते हैं। इस प्रकार बच्चों की गलतियां अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। क्वेश्चन नंबर 9 मूल्यांकन को। विकल्प है नंबर 1 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। विकल्प 2 केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। विकल्प नंबर 3 वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। विकल्प नंबर 4 है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। सही विकल्प बताइए।
सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। मूल्यांकन के तहत बच्चों द्वारा पूर्व में सीखे गए विषयों और तथ्यों का परीक्षण किया जाता है तथा इनके आधार पर बच्चों की प्रगति एवं कमियों को दूर करने हेतु योजना बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? विकल्प नंबर 1, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। विकल्प नंबर 2, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। विकल्प नंबर 3, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। विकल्प नंबर 4 है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। सही विकल्प क्या है बताइए? सही विकल्प है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। यह व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी क्या करता है? विकल्प नंबर 1, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। विकल्प नंबर 2 है, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। विकल्प नंबर 3 है, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। विकल्प नंबर 4, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। सही विकल्प बताइए? सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करे। शिक्षक विद्यार्थियों को कई तरीके से प्रोत्साहित कर सकते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब बच्चों में सीखने की इच्छा तीव्र हो जाती है और वे अधिक सीखने के लिए उत्सुक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? विकल्प नंबर 1 है, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्न के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। विकल्प नंबर 2 है, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। विकल्प नंबर 3 है, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। विकल्प नंबर 4 है, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। सही विकल्प बताइए? सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 है, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। शिक्षक का यह दायित्व होता है कि वह बालक का उस स्तर तक विकास करने में सहायक हो जिससे बालक अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके तथा सभी प्रकार की परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर सके। अतः एक शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या के बारे में सहज रूप से अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करे। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? सही विकल्प नंबर 1 है, निगमनात्मक विधि। विकल्प नंबर 2, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। विकल्प नंबर 3 है, परंपरागत विधि। विकल्प नंबर 4 है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। सही विकल्प बताइए? सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्वपहल व प्रयास शामिल होते हैं, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि के अंतर्गत आते हैं। इस विधि में बालक को सीखने की प्रक्रिया केंद्र में के अंतर्गत रखने पर बल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं।
जब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। विकल्प नंबर 1 संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। विकल्प नंबर 2 आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। विकल्प नंबर 3 आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। विकल्प नंबर 4 है संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। सॉरी, विकल्प नंबर 4 है संज्ञान एवं संवेग, इसका विकल्प नंबर 4 ही होगा। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित हैं। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। प्रश्न में दी गई स्थिति संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है सिद्धांत को दर्शाती हैं, क्योंकि इस स्थिति में जब बालक को संज्ञान होता है कि वह पर्याप्त प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसमें कुंठा, निराशा एवं द्वेष आदि का भाव उत्पन्न होता है, जो एक कार्य को बिना प्रयास के छोड़ने के रूप में प्रकट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? विकल्प नंबर 1 विद्यालय, विकल्प नंबर 2 सरकार, विकल्प नंबर 3 मीडिया, विकल्प नंबर 4 परिवार। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है परिवार, विकल्प नंबर 4। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। समाजीकरण विकास की वह प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यक्ति में समाजीकरण की प्रक्रिया सर्वप्रथम उनके परिवार, माता पिता से प्रारंभ होती है। यद्यपि व्यक्ति के समाजीकरण में स्थानीय तथा बाहरी परिवेश का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे व्यक्ति में व्यवहार तथा सोचने समझने की प्रवृत्ति विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 16 जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि विकल्प नंबर 1 बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। विकल्प नंबर 2 बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। विकल्प नंबर 3 बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। विकल्प नंबर 4 बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत व्यक्ति की प्रवृत्ति विकास व विभिन्न अवस्थाओं में ज्ञान के विकास के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत में यह बताया कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है तथा दोनों में सोचने समझने व व्यवहार करने का स्तर भी अलग अलग होता है। जेंडर क्वेश्चन नंबर 17 विकल्प नंबर 1 एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। विकल्प नंबर 2 एक सामाजिक संरचना है। विकल्प नंबर 3 एक आर्थिक अवधारणा है। विकल्प नंबर 4 एक जैविक निर्धारक है। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 एक सामाजिक संरचना है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिसमें पुरुष व महिलाएं शामिल होती हैं। जेंडर की भूमिका को समाज व सार्वजनिक एवं निजी जीवन में महिलाओं एवं पुरुषों के लिए जिम्मेदार कार्यों तथा भूमिकाओं की अवधारणा से निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? विकल्प नंबर 1 संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। विकल्प नंबर 2 है शारीरिक, व्यक्तिगत, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। विकल्प नंबर 3 है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तिगत, व्यक्तित्व स्व। विकल्प नंबर 4 शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। विकास एक व्यापक अवधारणा तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की अवधारणा के अंतर्गत कई आयाम शामिल होते हैं, जिनमें शारीरिक विकास, विभिन्न अंगों एवं लंबाई का बढ़ना, संज्ञानात्मक विकास, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि, सामाजिक परंपराओं, रीत रिवाज एवं विभिन्न व्यक्तियों के साथ किए जाने वाले व्यवहारों का विकास, और संवेगात्मक विकास
प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तेजित होना, हंसना, रोना या क्रोधित होना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन-सा सही है? विकल्प नंबर 1, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। विकल्प नंबर 2, बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिनमें मानसिक गतिविधियाँ जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती हैं। विकल्प नंबर 3, बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएँ शामिल हैं। विकल्प नंबर 4, बुद्धि अपसारी रूप से सोचने की योग्यता है। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियाँ जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती हैं। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है, जो व्यक्ति में सूझबूझ द्वारा समस्या समाधान, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। अतः बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जा सकने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? विकल्प नंबर 1, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। विकल्प नंबर 2, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। विकल्प नंबर 3 है खाली स्लेटों के रूप में। विकल्प नंबर 4, छोटे वयस्कों के रूप में। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को एक सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जिसमें प्रत्येक बच्चे को उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां, इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित होने का अवसर प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? विकल्प नंबर 1, एक व्यक्तिगत गतिविधि है। विकल्प नंबर 2, एक निष्क्रिय गतिविधि है। विकल्प नंबर 3 है, एक अनुबंधित गतिविधि है। विकल्प नंबर 4 है, एक सामाजिक गतिविधि है। सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, एक सामाजिक गतिविधि है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? विकल्प नंबर 1, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। विकल्प नंबर 2, विलंबित अनुकरण। विकल्प नंबर 3 है विचारों की अनुक्रमणीयता। विकल्प नंबर 4 है वर्तुल प्रतिक्रिया। सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, विचारों की अनुक्रमणीयता। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक स्व केंद्रित वह स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। इस दौरान वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी बढ़ाता है। इस अवस्था में अनुक्रमणशीलता पाई जाती है। अतः पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विचारों की अनुक्रमणीयता बच्चों की विशेषता को बताती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प नंबर 1, बच्चों की सॉरी बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। विकल्प नंबर 2 है, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। विकल्प नंबर 3 है, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। विकल्प नंबर 4, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित हैं तथा सीखने में सक्षम हैं।
चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। अधिगम का मतलब क्या? सीखना। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। बच्चा जन्म लेने के साथ ही सीखना प्रारंभ कर देता है तथा आजीवन कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। अतः बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में यह कथन सत्य है कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डाट से डाट तक है। विकल्प नंबर 1 अधोगामी शीर्षगामी, विकल्प 2 अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, विकल्प नंबर 3 है परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, विकल्प नंबर 4 है शीर्षगामी अधोगामी। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं शामिल होती हैं, किंतु इन विविधताओं के बावजूद भी चालक विकास का क्रम निरंतर होता रहता है। जैसे अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। क्वेश्चन नंबर 25 है, वह अवधि जो वयस्कता से संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? विकल्प नंबर 1 मध्य बाल्यावस्था, विकल्प नंबर 2 पूर्व क्रियात्मक अवधि, विकल्प नंबर 3 है बाल्य अवस्था की समाप्ति, विकल्प नंबर 4 है किशोरावस्था। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 किशोरावस्था। इसकी व्याख्या देखते हैं। किशोरावस्था की अवधि वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। किशोरावस्था, बाल अवस्था व वयस्कता की अवस्था के बीच की अवस्था होती है। यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, विकल्प नंबर 1 प्रेक्षा प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। विकल्प नंबर 2 है को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। विकल्प नंबर 3 है को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। विकल्प नंबर 4 ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं तथा जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं वैसे ही वे अन्वेषण तथा विचारों की समय समय पर खोज व निर्माण करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, जो बच्चों मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? विकल्प नंबर 1 है व्यक्तिगत वार्ता, विकल्प नंबर 2 है भ्रांत वार्ता, विकल्प नंबर 3 है समस्यात्मक वार्ता, विकल्प नंबर 4 है अहम केंद्रित वार्ता। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है व्यक्तिगत वार्ता, विकल्प नंबर 1। इसकी व्याख्या करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि छोटे बच्चे के द्वारा भाषा का उपयोग केवल सामाजिक संचार के लिए ही नहीं किया जाता बल्कि इसका
उपयोग वे अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? विकल्प नंबर 1 जेंडर रूढ़िवादिता, विकल्प नंबर 2 जेंडर सिद्धांत, विकल्प नंबर 3 जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर नंबर 4 विकल्प नंबर 4 है विकसित जेंडर पहचान। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 जेंडर रूढ़िवादिता। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना जेंडर रूढ़िवादिता प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, विकल्प नंबर 1 उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, विकल्प नंबर 2 उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, विकल्प नंबर 3 उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, विकल्प नंबर 4 उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। उन बच्चों को संज्ञानात्मक विकास विद्यालय में बेहतर होता है जिनके माता-पिता उनके स्कूली शिक्षा में शामिल होते हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा प्रारंभिक कक्षा कक्ष की अवस्था में बच्चे अपने परिवेश में जो कुछ भी देखते या सुनते हैं, उसके बारे में वह अपने माता-पिता व शिक्षक से पूछते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। अतः एक बालक-बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते या लाती हैं, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उनकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? विकल्प नंबर 1 सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, विकल्प नंबर 2 दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, विकल्प नंबर 3 सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, विकल्प नंबर 4 है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वह पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा भौतिक समझ की दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास की अवस्था के अंतर्गत आता है।